नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हार और बेइज्जती के डर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं आज बिहार से बड़ी अपडेट ये है कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो गए हैं। तो वहीं झारखंड से बड़ी खबर ये है कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो आज आपको बिहार, झारखंड और यूपी से जुड़ी बड़ी अपडेट बताएंगे। साथ ही महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की खबर है। आज दिल्ली में राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात भी की है। सीट को लेकर चर्चा हुई, डील डन हो चुकी है और कभी भी औपचारिक ऐलान संभव है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी कुछ अहम मुलाकातें और मीटिंग्स हुई हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर क्या है पीएम मोदी अमित शाह का प्लान, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों यूपी से डर के भाग रहे हैं? देखिए, ये तो विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। आपने बिल्कुल झुक के अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तैयार किया और अचानक से खबर आती है कि गांधी परिवार यूपी से भाग गया। अखिलेश यादव फोन कर रहे हैं, चिट्ठियां दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि हम किस मुंह से जाएंगे, फिर लोग तो यही कहेंगे कि सब तो तुम्हारे भाग गए। आप ये समझिए, गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े तो 2 सीटों के ऊपर दावेदारी हो सकती है, कड़ा मुकाबला हो सकता है और अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीत भी सकती थी। लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस, ये हीन भावना से ग्रसित पार्टी जिसने ये तय कर लिया है कि हमको यूपी में हार ही हार का सामना करना पड़ेगा, एक तो कारण वो है। और इस वजह से क्या हुआ, भाई बहन में कोल्ड वॉर। अमेठी से वो रायबरेली जाना चाहते, रायबरेली से वो हटना नहीं चाहती, वो अमेठी नहीं जाना चाहती। किसी सहायक ने बता दिया कि भाई कैरियर की शुरुआत हार से अगर होगी तो फिर बाकी का फ्यूचर जो है वो ठीक नहीं होगा राजनीति की दृष्टि से, तो एक काम कीजिए, चुनाव मत लड़िए। माता जी पहले भाग गई और दोनों बच्चे डर गए। माता जी राजस्थान गई, दोनों बच्चे डर गए कि भाई अमेठी और रायबरेली में जीत की संभावना बिल्कुल नगण्य है। तो क्या हुआ, बड़ा शौक था इन लोगों को नॉर्थ साउथ डिवाइड पैदा करने का। राहुल गांधी ने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। गांधी परिवार अगर उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया के किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ता है तो आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। और यहां तो लग रहा है कि भगोड़ों की पार्टी हो गई कांग्रेस पार्टी। गहलोत ने मना कर दिया तो कमलनाथ ने मना कर दिया, दिग्विजय ने मना कर दिया, रावत साहब ने उत्तराखंड में मना कर दिया। सारे लोग, कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। नॉर्थ इंडिया से जो कुछ बहादुर पैदा बचे हुए हैं वो साउथ इंडिया में है। तो ये स्ट्रेटजी के तहत जो ये काम किया गया है, वॉट एवर मे बी द स्ट्रेटजी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरे नॉर्थ इंडिया में जो फेस वैल्यू कहते हैं ना, वो खत्म हुआ है। पता नहीं किस किस तरह के लोग कांग्रेस पार्टी की रणनीति बना रहे हैं। एक बात तो साफ है, नेता तो वही होता है जो जुझारू होता है, जो लड़ना जानता है। अगर आप हारते भी कोई बात नहीं, लेकिन लड़ के अपना दमखम तो दिखाते। स्मृति ईरानी की तरह 2014 में हारी तो क्या वो वहां से भाग गई? 5 साल उसने वहां पे कड़ी मेहनत की और इस वजह से आप अगर वहां से भाग रहे हो,
ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है विपक्ष के लिए। ये तो मुंह चुराने वाली बात हो गई। कांग्रेस पार्टी को तो ऐसे में भगोड़ा ही घोषित कर देना चाहिए। खैर, ये जो खबर सामने आई है, किसी भी रणनीति के तहत अगर ये फैसला लिया गया है कि यूपी से दोनों ही नहीं लड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान देगा और आखिर क्यों ये रणनीति बनाई गई? देखिए, रणनीति नहीं है, ये डिसीजन है। रणनीति तो उसको कहते हैं जो कहीं से फायदेमंद दिखता हुआ प्रतीत हो। अगर कुछ दिखता हुआ प्रतीत होगा, कोई भी कांग्रेस का एक नेता भी कह दे, क्योंकि पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में कांग्रेस के सारे बड़े नेता, एक केवल केसी वेणुगोपाल को छोड़कर सारे बड़े नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी को अमेठी या रायबरेली, ये आपके परिवार का मसला है, आप परिवार में तय कर सकते हो, लेकिन इन दोनों जगह में से एक जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन केसी वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के कहने पर यह बात बोल रहे थे, राहुल गांधी को और कौन कहता, तो राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि तुम अड़े रहना कि नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट ही सुरक्षित है। तेलंगाना में मांग की गई, तेलंगाना से लड़ लो, नहीं नहीं, वायनाड ही लड़ेंगे। यानी कि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि दोनों की, यानी प्रियंका वाड्रा की और राहुल गांधी, ये दोनों का डिसीजन है कि हम नहीं लड़ेंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रियंका वाड्रा के सलाहकारों ने सही सलाह दी है कि राजनीति की शुरुआत कर रहे हो, चुनावी राजनीति की, जिसमें चुनाव लड़ना हो और फिर पहले चुनाव ही हार जाए, और दूसरी बात कि पार्टी भी चुनाव हार जाए, तो दोनों स्तर पर आपका राजनीतिक भविष्य जो है वो अधर में लटक जाए। लेकिन प्रियंका गांधी इतनी बड़ी कायर क्यों निकली? उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था। वो कायर तो है ही, निकलने की बात ही नहीं है। कायर तो ये पूरा का पूरा परिवार ही है। जब मां ही भाग गई वहां से, पहले सरेंडर कर दी, नहीं अब हम नहीं जीत सकते, तुम लोगों अब आगे देखो, हो सकता है तो जीत सकते हैं तो जीत लो। लेकिन जब मां भगोड़ी हो गई, बेटी और बेटा दोनों ये समझ रहा है कि कम से कम हार का ठप्पा तो नहीं लगेगा। जैसे राहुल गांधी पिछली बार ये सोच नहीं रहा था कि हम हार ही जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन थी तो इसलिए दो जगह से चुनाव लड़ना पड़ा। अब इस बार ये दोनों का डिसीजन है, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आप पूरे नॉर्थ इंडिया में किस मुंह से प्रचार करने जाओगे, जबकि आप अपने खानदानी सीट, ये खानदानी सीट है इस परिवार का, और इन खानदानी सीट से भी आपको विश्वास नहीं है कि चुनाव जीत पाएंगे, तो फिर दूसरे ये जो छोटे छोटे नेता अभी निकल के आए हैं कांग्रेस में, वो लोग किस आधार पर सोचेंगे और क्या बोलेंगे लोगों को कि हमारा नेता ही नहीं भाग रहा है, यहां से चुनाव लड़ रहा है, तो हम आपको क्यों जिताएं। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तक, ये सारे के सारे जगह पर, इन जगहों पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चुनाव प्रचार करने के लिए जाने के लायक नहीं बचे। बिल्कुल, ये डिसीजन तो चुनाव से पहले ही हार मानने वाला है। खैर, ये तो बात हो गई यूपी की। महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या कुछ प्लान है? क्योंकि राज ठाकरे की मुलाकात होती है अमित शाह से, अलायंस को लेकर मुहर लग गई है। देखिए, अलायंस पे ऑलमोस्ट डील डन है। राज ठाकरे की तरफ से 2 सीटों की मांग हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में 1 सीट देने के लिए वो एग्री कर चुके हैं और शायद गठबंधन हो जाए। लेकिन बड़ी पिक्चर क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए क्रेडिट देंगे कि जो आइडियोलॉजिकल बैटल लाइंस है, इससे बिल्कुल साफ साफ आपने खींच दिया। एक तरफ राम मंदिर, 370, सीएए, हिंदुत्व पार्टी, सावरकर पे अभिमान करने वाली पार्टियां, वो एक साथ, और दूसरे साइड में जिसके बारे में आप ये देखिए कि बहुत सारे सर्वे ये बता रहे थे कि टक्कर जो ठीक ठाक होने वाला है, सीटें जो है वो 20 के आसपास जो है, ये एमवीए पता नहीं कैसे कर रहे थे सर्वे। लेकिन जो भी हो, ये जो फैसला आया है, उद्धव ठाकरे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, उद्धव ठाकरे को सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे इधर आ गए, अब तो कोई हिंदूवादी संगठन या कोई वो उस साइड नहीं रहा।
अब इससे घाटा क्या होगा उद्धव ठाकरे को? उद्धव ठाकरे को एंटी सावरकर, एंटी हिंदू, एंटी सीए, एंटी राम मंदिर, उस क्लब में जो कहते हैं सेकुलर पार्टियों की जमात में आपने इस फैसले से उनको डिफाइन कर दिया। अब दो चीजें हो रही है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर और दूसरा आपने तमाम शिव सैनिकों को एक ऑप्शन दे दिया कि जो अब तक उद्धव ठाकरे के साथ किसी तरीके से फंसे थे वो थोड़ी ही वोट करेंगे कांग्रेस पार्टी को, वो थोड़े ही वोट करेंगे। अब तो उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई पुरानी शिवसेना अब किधर है। अब इसका इंपैक्ट दिमागी तौर पे ऐसा होगा और जो नुकसान होगा, इसी वजह से देखिए जैसे ये खबर आई एनसीपी शरद पवार गुट वो ये कह रहा है कि राज ठाकरे हमारे साथ आ जाए, जितनी भी सीटें हैं जो भी है हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो इसका इंपैक्ट बहुत ही खराब होने जा रहा है उद्धव ठाकरे के लिए। जितने भी हिंदूवादी हार्डकोर, बीजेपी से भी ज़्यादा जो लोग बिल्कुल हार्डकोर हिंदुत्व में बिलीव करने वाले लोग हैं, उनको इस अलायंस के जरिए आपने अपनी साइड कर लिया। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के अलायंस पार्टनर ऑलरेडी काफी ज्यादा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एमएनएस को साथ में लाना पड़ा? और इसी के साथ आने की वजह जो है, मुहर जिस बात पे लगाई जा रही है कि 1 सीट या 2 सीटों पर चर्चा चल रही है, क्या वही मुख्य वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे को इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए अलायंस पार्टनर ज्यादा होने से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं हो सकती। वो तो सीधे तौर पर बातचीत हुई है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों के बीच टकराव विचारधारा के आधार पर हुई। जैसी बात कही गई, एकनाथ शिंदे ने भी कहा हम असली शिवसेना है, चुनाव आयोग ने माना, लेकिन आइडियोलॉजी की बात है, विचारधारा की बात है, तो विचारधारा के स्तर पर उद्धव ठाकरे दूसरे खेमे में रहे, लेकिन वो एक दावा करना कभी नहीं छोड़े कि हम बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं। अब बाला साहब ठाकरे के बेटे तो हैं, वो दावा तो करते हैं और हर जगह उनसे एक सहानुभूति होगी, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन दूसरे तरफ बाला साहब ठाकरे के बेटे और भतीजे के बीच चुनाव करना होता है शिव सैनिकों को, तो फिर उद्धव ठाकरे से ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं हमेशा से, और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के सामने कहीं टिक नहीं पाए। हालांकि राज ठाकरे ने एक राजनीतिक गलती कर दी थी कि बाला साहब ठाकरे के रहते उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। बाला साहब ठाकरे तक वो अगर जुड़े रहते तो उसके बाद बाला साहब ठाकरे चाह कर भी उद्धव ठाकरे को ज्यादा दिन तक शिवसेना का प्रमुख नहीं बनाए रख सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। बाला साहब ठाकरे उस समय थे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, तो उद्धव ठाकरे को मौका मिल गया, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया। अब राज ठाकरे को देखिए, 2014 का चुनाव जब हो रहा था लोकसभा का, उस समय भी राज ठाकरे उन पहले बड़े राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने पीएम मोदी को, यानी कि उस समय नरेंद्र मोदी को पीएम के दावेदारी के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट बताया था। वो बार बार चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलग रहा है, वो कभी भी अपने सहयोगी पार्टनर को धोखा नहीं देती है, और इसीलिए जब उद्धव ठाकरे के साथ उसका गठबंधन है तो उद्धव ठाकरे को छोड़कर राज ठाकरे के साथ नहीं जा सकते। और तब जबकि उद्धव ठाकरे अलग हो गए तो बार बार राज ठाकरे के साथ बैठक हुई। जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले हैं, पिछले दिनों भी उनके साथ मुलाकात किए थे, राज ठाकरे के साथ उनके घर पर गए थे, गुलदस्ता दिए थे। ये गठबंधन की बात चल रही थी। राज ठाकरे ने कई और नेगोशिएशन किए थे, राज्यसभा भेजने के लिए अपनी पत्नी को, अपने बेटे के लिए टिकट की। ये एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ा बूस्टर होगा कि उनके गठबंधन सहयोगी में राज ठाकरे होंगे, जिनका दावा होगा कि हम बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हैं। चलिए देखते हैं कि कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। सर बिहार चलते हैं। बिहार में पशुपति पारस जो आउट हो गए हैं एनडीए से, गलती कर बैठे या उन्हें कुछ फायदा होगा? बहुत बड़ी गलती कर दिया उन्होंने। गवर्नर बन गए होते, कुछ इज्जत बच गई होती।
वो उस भीड़ में जाकर के शामिल हो रहे हैं जहां की राजनीति का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उनको 3 सीटें ऑफर की जा रही है, ये मांग कर रहे हैं कि 3 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जगह भी बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके साथ के जितने भी लोग हैं वो सब अब छोड़ के चिराग पासवान के साथ आकर के खड़े हो जा रहे हैं। तो ये अकेले पड़ गए, तो वैसा डिसीजन लेने से क्या फायदा कि जो पार्टी ही टूट जाए। आपके पास 3 लोग नहीं होंगे कायदे के चुनाव लड़ने के लिए। आप चुनाव लड़ोगे, आप भी हारोगे, आपके साथ जो लोग होंगे वो भी हारेंगे, तो आपके पास क्या हाथ में बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अच्छा होता कि वो परिस्थितियों के साथ समझौता करते। राजनीतिज्ञ वो होता है जो परिस्थिति को समझता है, उसी के अनुरूप फैसले भी लेता है। उनको गवर्नर बन जाना चाहिए था, बड़ा कलेजा दिखाते हुए उनको अपने भतीजे को माफ़ कर देना चाहिए था, उसको एक रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए था, तो इनकी इज्जत भी बचती, राजनीति भी बचती और हाथ में कुछ आता भी। अभी ये सब कुछ लूज कर चुके। बिल्कुल राजीव सर, सीता सोरेन का बीजेपी में शामिल होना जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका? ये तो सरकार अब गिरने वाली है। झारखंड में भी जिस तरीके से सीता सोरेन ने पहले अपने ससुर शिबू सोरेन को चिट्ठी लिखी, बताया पार्टी में हमें ह्यूमिलिएशन हो रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि अब शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटने वाली है। अब ये टूट जाएगी। ये अकेले आने वाले लोगों में से नहीं है, कई और है जो इंतजार कर रहे हैं। ये चुनाव चल रहा है, ऐसे भी चुनाव के बीच में भी वहां पर सरकार गिर सकती है। हिमाचल में भी कुछ वैसी ही स्थिति है। इसलिए झारखंड में अब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का वो सहयोगी पार्टनर है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के लिए अब खतरे की घंटी है। एक परसेप्शन भी बदल गया कि देखो झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव के दौरान शिबू सोरेन के परिवार में ही कलह है। ये ऐसे लोग हैं कि हर जगह पारिवारिक कलह क्यों होती है? क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक और परसेप्शन बनेगा झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी को इससे लोकसभा चुनाव में भी फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक समीकरण उभरने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कभी भी ऐलान संभव है। महाराष्ट्र में बीजेपी के इस दाव से कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा। साथ ही हर राज्य में विपक्ष बेदम है, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और हार के डर से यूपी से भागने की तैयारी में है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। तो विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।